नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर चुनाव को लेकर अब तारीखों का ऐलान हो चुका, लेकिन उससे पहले एक चर्चा सियासत में इस समय होने लगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार उपचुनाव किस मुद्दे पर होगा। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको 3 घटनाओं को आज मैं याद दिलाऊंगा। बहराइच की घटना आपको याद होगी, दूसरी घटना मुजफ्फरनगर में आपको याद होगी। मुजफ्फरनगर में यहां पर जो है एक पोस्ट होता है, उस पोस्ट के बाद में बवाल होता है। उससे पहले डासना मंदिर की घटना आपको याद होगी, जहां के जो महाराज है, यति महाराज, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के बाद भीड़ इकट्ठा हुई, मुस्लिम वर्ग में आक्रोश फैला। दरअसल आपको एक चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी याद करना होगा जो हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ, नतीजे किस तरह से आए, क्या उत्तर प्रदेश में अब इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। दरअसल ये सवाल मेरा आज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तमाम घटनाएं अगर आप देखेंगे तो सिमिलर आपको इसमें घटनाओं में एक जैसी घटनाएं नजर आएगी। तो आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए और उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव के हाल को इस वक्त आपके सामने जो बताएंगे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हैं। मैं स्वागत करूंगा मलिक साहब। जी धन्यवाद राहुल जी। मलिक साहब, आपने घटनाएं 3 घटनाएं मैंने जिक्र किया और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होना है तो मुद्दों की तो कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं जिस चीज को देख रहा हूं, क्या आप भी वही चीज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले ये अब ध्रुवीकरण की राजनीति होने जा रही है? देखिए राहुल, अगर हम ये उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने किस लिए रोकी है ये किसी के समझ में नहीं आया है, इसलिए 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े लेवल पर नुकसान हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी उससे अभी उभर नहीं पाई है। हालांकि आपने हरियाणा का जो चुनाव देखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सांस लेने की फुर्सत हुई है और भारतीय जनता पार्टी में एक इस तरह का थोड़ा सा जोश आया है कि हम चुनाव दोबारा जीत सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से केंद्र ने काफी दखलंदाजी की थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी, मैं तो कहूंगा पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है और उनको कहा है कि आप अपने तरीके से ये चुनाव जीत के लाइए। हमें पहले इसमें देखना होगा कि ये जो 10 सीटें थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास थी कितनी और उसका गणित क्या है। 5 सीटें थी, आप 5 की 5 ही निकाल लाएंगे क्या, या कोई नई सीटें जीत लेंगे क्या? और इन सीटों के जीतने या हारने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको जान लेना चाहिए। दूसरा ये है कि हम देखते रहे, अगर पीछे इतिहास में जाएं और विश्लेषण करें कि उपचुनाव अधिकतर ये होता है कि जिसकी सरकार होती है वही पार्टियां जीत लेती हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ नहीं। आप अगर देखेंगे खतौली में चाहे उपचुनाव हुआ हो, उसमें आरएलडी जीती थी, और उसके पहले पिछली सरकार में कैराना में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें अभी जो वहां से सांसद हैं उनकी मदर चुनाव जीती थी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से। तो उपचुनाव भी सरकार के खिलाफ जीते गए हैं, ये भी हमें देखने को मिला है। अब योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, या पिछले दिनों वो कुछ हार्डकोर चेहरा हिंदुत्व का बना के उभरे हैं, और आज भारत में उनकी जो डिमांड बढ़ी है, जहां भी इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी उनको एक हिंदू फायर ब्रांड नेता के नाम से जानती है और उनका भरपूर प्रयोग करती है। आपको भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज्यादा लेना देना हरियाणा में नहीं है, लेकिन इनको वहां प्रयोग किया गया, इनकी वहां रैलियां की गई और उस रैली से ही इन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज आप भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इसका मतलब क्या है बटोगे? कौन बट रहा है, कौन काटेगा, इसका इंडिकेशन क्या है? और जहां चुनाव की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीखों के बाद
आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं इस तरह की धार्मिक उन्माद की घटनाएं हो रही हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव जीतती रही है। उसमें मुजफ्फरनगर का एक बहुत बड़ा दंगा 2013 का आपको याद होगा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान की थी। लेकिन मेरा मानना यह है राहुल कि मैं नहीं देखता कि अभी जो जनता है, जो लोग हैं, कि इस स्तर पे जाएंगे। हालांकि हमें जो 6 साल का लगभग कार्यकाल है, 6 साढ़े 6 साल का योगी का, ये तो इसी की कसमें खाते रहे हैं कि देखिए योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, जब समाजवादी पार्टी की थी तो उसमें दंगे होते रहते थे। लेकिन पिछली जो घटनाएं हुई, चाहे वो बहराइच की घटना हो, चाहे दूसरी जो पत्थरबाजी हो रही है जगह जगह, आप मुजफ्फरनगर में भी एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, इस तरह के हथकंडों को अपनाने के लिए भाजपा की तरफ से कुछ इस तरह की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में ये कामयाब होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हरियाणा में भी आप देखेंगे, इन्होंने कुछ जो मुस्लिम क्षेत्र है, हालांकि वहां बहुत छोटा क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा तादाद में मुसलमान नहीं है, लेकिन दो क्षेत्र माने जाते हैं, नूह और मेवात का क्षेत्र, वहां पे कोशिश हुई है। लेकिन वहां का कोई बहुत इस तरह की चीज नहीं देखी गई कि जिस तरह धार्मिक उन्माद फैले और कोई इस तरह का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की चीज होगी। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ इस तरह की कोशिश करे, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। एक सवाल दरअसल ये इसलिए भी बनता है क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे को आज मेरे हिसाब से जो इस इलाके का व्यक्ति है, वो नहीं चाहता कि इसको याद भी किया जाए, क्योंकि 11 साल पहले जो दंश झेला है इस इलाके के लोगों ने, और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति भी हमें याद है कि चौधरी अजीत सिंह ने इस भाईचारे को बनाने के लिए काफी मेहनत की और काफी हद तक कहे कि वो सफल भी हुए, भले ही वो संजीव बालियान के सामने चुनाव हार गए थे। लेकिन जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस सीट पर मीरापुर की मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे ये भी कर लेता हूं, क्योंकि मीरापुर पर जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जयंत चौधरी थे तो वहां पर वो चुनाव जीते। लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जो 11 साल पहले जो घटना हुई, कहीं कोई जिक्र नहीं था, सीधी उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जनता के बीच जाकर वोट की बात की। क्योंकि जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, इस तरह के आरोप उनके ऊपर जब लगते हैं, तो अब ये चीजें जो है आपको कहीं, क्योंकि आपने तो वैसे पूरी तरह से इसको डिनाई कर दिया, जयंत चौधरी, मुझे भी नहीं लगता कि जयंत चौधरी मीरापुर के उपचुनाव में इन सब चीजों को जिक्र करेंगे। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति आपको दिखाई देती है कि ये मीरापुर की सीट पर हो सकती है, या फिर भले ही जनता इसको नकार दे, लेकिन क्या बीजेपी इस ओर कहीं बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं, ये संकेत आपको कैसे दिखते हैं? देखिए राहुल, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के तो लिए ये फायदेमंद चीज है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आपने अभी चौधरी अजीत सिंह का जिक्र किया। चौधरी अजीत सिंह ही थे और 2013 में वो मंत्री थे, याद रखना चाहिए आपको। केंद्र में मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उन्होंने हरित प्रदेश की भी बात की थी, जाट आरक्षण की भी बात की थी, और उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। क्यों हार गए थे? क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और वो दंगे को उस तरीके से राजनीतिक फायदा दंगे का नहीं उठा पाए। अगर उनकी जगह कोई दूसरा राजनेता होता, वो अपने तरीके से उस चीज से खेल जाता और राजनीतिक लाभ ले लेता। लेकिन अजीत सिंह दूसरे तरीके के नेता थे। वो नहीं चाहते थे कि वो मुजफ्फरनगर में जाए। अगर वो जाट के घर जाएंगे तो मुस्लिम, उनका जो मतदाता है वो नाराज हो जाएगा, और वो मुस्लिम में जाएंगे तो जाट मतदाता नाराज हो जाएगा। ये उनकी गलती समझिए, या मैं कहूं कि वो बहुत हार्डकोर राजनेता नहीं थे, जो राजनीति को इतनी पैतरेबाजी और बाकी जो आजकल राजनीति चल रही है साम दाम दंड भेद की, वो इस तरह के नेता नहीं थे। इसलिए उनको राजनीति में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नुकसान अगर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर दंगे का, वो अगर किसी को हुआ है वो अजीत सिंह को, राष्ट्रीय लोकदल को हुआ है। ये आपको मान लेना चाहिए। और अगर 2013 के दंगे का सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, संजीव बालियान को हुआ है। संजीव बालियान 2013 से पहले क्या थे और आज क्या है? तो किसको फायदा हुआ? और संजीव बालियान अजीत सिंह को हरा दें, इतनी ताकत संजीव बालियान में नहीं है। वो दंगे का ही दंश था जो अजीत सिंह को ले डूबा।
तो आज अगर दोबारा से इस तरह की चर्चा जयंत चौधरी मीरापुर सीट पे करते हैं तो दोबारा खत्म हो जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि आज जो भी जयंत चौधरी के पास है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो राज्यसभा हो, वो सब मुस्लिम मतदाताओं का भी उसमें बहुत सहयोग है, चाहे वो भले ही कम हो, क्योंकि आपने ये विधायक समाजवादी पार्टी के साथ जाके गठबंधन में जाके आपने चुनाव लड़के जीते हैं। आपको जो राज्यसभा मिली है वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से मिली है। भले ही आपने लोकसभा की 2 सीटें अपने बलबूते पे भाजपा के साथ जाके जीत ली हों, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपका जो बेस है वो मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर है। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो किसी ने सही कहा है कि आपका हाल भी आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला वाला हो जाएगा। वो उस बात को आप दिमाग में कोने में कहीं रख लीजिए। तो जयंत चौधरी मीरापुर में आके इस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में भी जिस प्रकार से कादिर राणा की बहू को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इसमें हार्डकोर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है या हिंदू मुस्लिम का जो मामला है, वो चाहती है कि हम भी इसका राजनीतिक फायदा उठा लें। कम से कम इससे मुसलमानों में एक ध्रुवीकरण हो जाएगा और जो भाजपा का विरोधी वोटर है वो साथ में आके सीट निकल सकती है। ये गणित उन्होंने भी जरूर सोचा होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह का गणित लड़ाएगी कि किस प्रकार से हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे बहुत ज्यादा इसलिए कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई है और राष्ट्रीय लोकदल कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करता। और अगर वो करेगा तो उसको आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुझे ये लगता है। मलिक साहब, राष्ट्रीय लोकदल को आप भी भली भांति अच्छे से समझते जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम भी आते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। लेकिन ये बात तो है कि जयंत चौधरी इस चीज को बिल्कुल डिनाई करेंगे। उनको मालूम है बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा डेंट जो है पिछले दिनों उन्होंने झेला है और देखा है। लेकिन मैं बीजेपी को थोड़ा सा ये कहना चाहता, क्योंकि बीजेपी के लिए तो प्लस पॉइंट रहा है फायदा। लेकिन मैं अगला सवाल यही आपको इसी में ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि जो कादिर राणा मुजफ्फरनगर दंगे में जिनका नाम बहुत चर्चाओं में था, और जब राष्ट्रीय लोकदल ने जब तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तो एक अमीर आलम साहब का एक बयान आया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा कि हमें टिकट के लिए जयंत चौधरी जी ने कह दिया है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ऐसी चर्चा शुरू कर दी कि मुजफ्फरनगर दंगे के ये लोग आरोपी है। कादिर राणा उनके बाद लोग कहने लगे कि यहाँ अमीर आलम पहले नंबर पे आते हैं आरोपियों में और दूसरे नंबर पर कादिर राणा। लेकिन अब यहाँ उनका टिकट तो वो तो पीछे हट गए चुनाव से। अब कादिर राणा जब यहाँ चुनाव में आ रहे हैं तो ऐसा आपको क्यों नहीं लग रहा कि ये सब चीजों का जिक्र जनता करेगी, क्योंकि वो दंश उन लोगों ने इलाके में झेला है। और जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी को भी फायदा हुआ था इस ध्रुवीकरण से और समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला। देखिए राहुल, आपको ये समझना होगा कि जो आप अमीर आलम की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से टिकट चाहते थे और राष्ट्रीय लोकदल में इस तरह की चर्चा चली इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। मेरा मानना यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ऐसी कोशिश नहीं करेगा। और राष्ट्रीय लोकदल अगर इस तरह की कोशिश करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस तरह की राजनीति करके राष्ट्रीय लोकदल कभी सरवाइव नहीं कर सकता, कभी नहीं जीत सकता। राष्ट्रीय लोकदल भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका लंबा साथ नहीं है, कभी भी उसको अलग होना पड़ सकता है, कभी भी उसको हो सकता है दोबारा उसको समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़े, हो सकता है उसका गठबंधन आने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ हो जाए। ये राजनीतिक दलों के गठबंधन उलट पलट होते रहते हैं। बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के, मैंने उदाहरण आपको दुष्यंत चौटाला का दे दिया है, इतना बड़ा नुकसान जयंत चौधरी उठाएंगे और इतना आत्मघाती कदम जयंत चौधरी उठाएंगे, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन हो सकता है कई लोग जो है राजनीति ना समझते हो और आज के हालात को देखते हुए कुएं में कूद जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की चर्चा अगर आपके क्षेत्र में चलती है वो तब चलती है अगर राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट उस तरह का होता। इस तरह की चीजें मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी कादिर राणा की बहू को टिकट देके उस ध्रुवीकरण पे वोट लेना चाह रही हो, ये हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल के नेता की तरफ से इस तरह की कोशिश होगी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तमाम कोशिशें तब करेगी या तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा हो, या अगर राष्ट्रीय लोकदल का हार्डकोर कोई नेता वहां से चुनाव लड़ता है, तो इस तरह की संभावनाएं मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती।
जी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने वक्त दिया अपना। और आज दरअसल हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि आखिर जो है क्या मीरापुर के चुनाव में होने जा रहा है, क्या मीरापुर की राजनीति इस बार ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ेगी या नहीं, ये तमाम सवाल है। और ये सवाल इन दिनों हमारे नहीं, ये सवाल जो है, चर्चा जो है जनता के बीच भी सुनाई दे रही है। खैर, अभी चुनाव में वक्त है, 13 तारीख में यहाँ चुनाव होना है और 23 में नतीजे क्या होगा, और अब ये घटनाएं क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पर डालेगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।